बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है ये है फिक्स्ड बेस मेथड फॉर कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो अगर हो तो उसमें हम फिक्स्ड बेस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात जान लेना ज़रूरी है कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर एक डाटा टाइप है और इस डाटा टाइप से क्या मुराद है वो आपको डाटा सेट देख के अंदाज़ा होगा कि वो डाटा टाइप कौन सी डाटा टाइप जो है कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाती है। तो क्वेश्चन को देखें एक नज़र। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है और इसमें आप ये देखें हमारे पास वीट का कॉलम है, ऑयल का कॉलम है और शुगर का कॉलम है। ठीक है, तो पहले हमने डाटा टाइप पढ़ी थी फिक्स बेस मेथड में ही सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर की। तो पहले इन दोनों का फ़र्क आप लोग जो है वो याद कर लें, इसकी पहचान कर लें कि सिंपल इंडेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये एक चीज़ का कॉलम दिया जाता है। जैसे अगर हम सिंपल इंडेक्स नंबर हल करेंगे तो सिर्फ हमें वीट का कॉलम दिया जाना था, यानी ऐसे कुछ साल होने थे हमारे पास और एक प्राइस का कॉलम होना था। तो जब हम एक वेरिएबल के लिए या किसी एक चीज़ की प्राइस के लिए डेटा सेट को लेके चलते हैं तो ऐसा जो इंडेक्स नंबर है वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है। जबकि इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है तीन चीज़ें हैं, इनको हम यहाँ पे कमोडिटीज़ कहते हैं। ठीक है, हमारे पास वीट है, ऑयल है, शुगर है। तो जब कमोडिटीज़ की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो जब हमारे पास कमोडिटीज़ की तादाद जो है वो एक से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम जो डाटा सेट है उसको कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर नाम के अंदर मेंशन है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो ये आपकी पहचान है जी। सिंपल और कंपोजिट का बिल्कुल आसान सा फ़र्क है कि सिंपल में एक चीज़ का कॉलम होता है, एक चीज़ की प्राइस दी जाती है, जबकि कंपोजिट के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी जाती है, जो कि आम तौर पे 3 या 4 कॉलम होते हैं। अब हम इसको हल करना सीखते हैं कि फिक्स बेस मेथड में कैसे हल करेंगे। तो जी क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने हमसे बोला है जी कंप्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 2005 एज बेस। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट जो है, एक बात को नोट कर लें कि सम टाइम वो हमें क्वेश्चन के अंदर ये जो मेथड का नाम है ये हमें मेंशन करता है और सम टाइम नहीं करता। तो अगर तो ऐसा है कि उसने नाम मेंशन किया है तो हम उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और सम टाइम ये होता है कि जो इतना हिस्सा है ये वाला क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता और पेपर में आम तौर पे ऐसा ही होता है कि वो अगर आपसे पूछेगा भी तो एक ही मेथड पूछेगा। जैसे सिर्फ ये मेथड पूछ सकता है या फिर मीडियन से कह सकता है या फिर ज्योमेट्रिक मीन से कह सकता है, यानी इन तीन में से एक ही मेथड आपको बोलेगा वो। ठीक है, तीनों एट ए टाइम नहीं कहेगा वो। तो अगर उसने आपको नाम मेंशन कर दिया है इन तीनों में से कोई एक नाम, तो आप उसी मेथड से इसे हल करेंगे। अभी हम इसको बारी-बारी हल करना सीखते हैं। लेकिन अगर वो कोई भी नाम मेंशन नहीं करता, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास चॉइस है, आप किसी भी मेथड से इसे हल कर सकते हैं, तीनों में से किसी मेथड से भी। और आम तौर पे ऐसी सिचुएशन जब वो हम पे छोड़ देता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पहली लाइन जो लिखी है, कंप्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 2005 एज़ बेस। अगर ये लाइन लिख दे और आगे ये वाला टेबल दे दे हमें, ये दरमियान वाली जो चीज़ है ये वाली हमें ना दे अगर ये वाली, तो इसका मतलब है कि हमने अब अपनी मर्ज़ी से इसे हल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम प्रेफ़र करेंगे कि हम इसे अरिथमेटिक मीन से हल करें। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मेथड का तरीका सीख लेते हैं कि अगर हमें कंपोज़िट का क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है। तो देखें जी, उसने हमें 2005 एज़ बेस बोला है, तो ये बात याद रखें कि फिक्स बेस मेथड में अगर वो हमें कोई साल देगा बेस के लिए, तो वो हमेशा पहला साल होगा। जैसे आप देखें 2005 यहाँ पे पहला साल है और अगर वो नहीं देगा, तो भी अंडरस्टूड है कि पहला साल ही बेस लेना है।
तो कंपोजिट के अंदर हमेशा याद रखें कि हमेशा जो पहला साल है ये वाला, ये हमेशा बेस ईयर के तौर पे इस्तेमाल होता है। चाहे वो हमें बोल दे क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में देखा, आप देख रहे हैं कि उसने हमें कहा है कि 2005 को बेस ले, या ना बोले, दोनों सिचुएशन में हमने ऐसा ही होगा कि पहले साल को ही बेस लेना होगा। तो अब तरीके की तरफ आते हैं जी। पहले देखें, एक हमारे पास कमोडिटी है जिसका नाम व्हीट है। तो व्हीट पे गौर करें। 2005 के अंदर जो कीमत है वो जी 18 है, 18 वैल्यू दी है। अब हम ये करेंगे कि ये जो पूरा डाटा सेट है, ये पूरा जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम के अंदर हम इस 18 वैल्यू पे इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो हमारा कॉलम है, 18 जो वैल्यू है, इन पूरी सारी वैल्यूज को 18 के ऊपर 1 बाय 1 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 22/18 करेंगे, 28/18 करेंगे, 31/18 करेंगे। इसी तरह जब बारी आएगी ऑयल की, तो इसमें हम देखेंगे बेस ईयर में हमें वैल्यू क्या दी है, 85 दी है। तो अब इस पूरे कॉलम को हम 85 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जब शुगर की बात करेंगे, तो शुगर में देखेंगे 2005 के अंदर कौन सी कीमत है, 52 है। तो इस पूरे कॉलम को हम 52 पर डिवाइड कर देंगे। तो यानी कॉम्पोजिट के अंदर फिक्स बेस को हल करने का सिंपल वे क्या हो गया कि आपने जो वैल्यू पहले साल में आपको गिवन है, आपने उस पूरे कॉलम को, जैसे ये पूरा कॉलम है, तो इसकी तमाम वैल्यूज को आपने पहली कीमत पर, जैसे यहाँ पे 52 है, तो पहली कीमत पर तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन इसकी आपको वर्कशीट पे जाके मैं देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, वैल्यूज को एक नज़र देखें आप। तो हम इसको अब वर्कशीट पर हल करते हैं जी। तो कैलकुलेशन देखते हैं। पहला जो साल है, देखें जी, इसमें हमारे पास वैल्यू थी वीट के लिए 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और 18 को 18 पर ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि पहले साल की कीमत को, बल्कि पूरे कॉलम को हमने जो पहले साल में कीमत है उस पर डिवाइड कर देना है। तो चूंकि अब जो वीट है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो 18 आ रही है, तो इसलिए 18 को 18 पर ही डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 100। ठीक है, इसी तरह जी दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास, ये आ रही है जी 22। तो 22 को भी 18 पर डिवाइड करेंगे, 22/18 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आ रही है हमारे पास 28। तो 28 को भी 18 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को देखें आप, 18 पर ही डिवाइड करेंगे हम। तो इस कॉलम में हमारे पास जितने भी साल आएंगे, तमाम सालों को हम 18 पर डिवाइड करते जाएंगे। तो 2008 में वैल्यू है जी 31, इसको भी 18 पर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो देखें जी, इनके आंसर जो हैं वो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखें जी, कैलकुलेशंस आपके सामने है। ये हमने इसको हल कर लिया है। ठीक है, अब ऑयल की तरफ आते हैं। देखें, ऑयल के अंदर जो पहले साल के अंदर कीमत है वो 85 है, तो वह है 85। ठीक है, तो तरीक़ाकार हमें पता है कि जो भी हमारा बेस ईयर है, यानी पहला साल है, हमने तमाम कीमतों को उस पे डिवाइड करना है। यानी अब इस पूरे कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, इन तमाम को हम डिवाइड कर देंगे। इसको ये सारी वैल्यूज़ को 85 पर हम डिवाइड कर देंगे, चूँकि बेस ईयर में जो वैल्यू है वो 85 है। ठीक है जी, तो इसको हल करते हैं इसी तरह से। शुगर में भी यही करेंगे। देखें, पहले साल में कीमत 52 है, तो इस पूरे कॉलम को हम 52 पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन जी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपने कैलकुलेटर पे इन्हें हल कर लेना है। तो ये आंसर जो है रेड कलर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आसानी से आप कैलकुलेटर पे इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ज़रा गौर करें जी, हमने 3 कॉलम बनाए हैं। व्हीट से लेकर शुगर तक हमने 3 कॉलम बनाए हैं। अब इन कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो आंसर्स आए हैं, इनको क्या कहते हैं? जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो पीछे भी हम इसको डिस्कस किया था हमने। तो इनका नाम है जी प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, तो इनका नाम आप जो है इसको याद कर लें, प्राइस रिलेटिव्स हमने ये निकाले हैं। प्राइस रिलेटिव्स क्या होते हैं? ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी भी करंट ईयर की वैल्यू को या किसी भी साल की कीमत को
एक फिक्स वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 पे डिवाइड किया है, एक फिक्स वैल्यू से डिवाइड किया है। यानी इसमें क्या होता है कि जो मौजूदा साल होता है जिसको हम करंट ईयर कहते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं बुनियादी साल पर जिसको हम बेस ईयर कहते हैं। तो जब हम करंट ईयर को बेस ईयर वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना फीसद निस्बत कहलाता है। तो करंट ईयर को बेस ईयर पे डिवाइड करने से और 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यूज मिलती हैं, जैसे ये रेड कलर की वैल्यूज है, तो ये प्राइस रिलेटिव्स कहलाती हैं। तो यानी कि यहाँ तक हमने जो भी कैलकुलेशन की है ये सारी प्राइस रिलेटिव्स हैं। इस टेबल के अंदर जितनी भी आपको यानी रेड कलर में वैल्यूज नजर आ रही हैं ये प्राइस रिलेटिव्स है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है, गौर करना है आपने। देखें हमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अरिथमेटिक मीन से फाइंड करें, मीडियन से फाइंड करें और फिर ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड करें। हमें जिस भी मेथड से वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन टेबल आपके सामने ये वाला, जिस मेथड से भी हमें ये टेबल हल करने को वो बोलेगा इन तीनों में से, तो एक बात याद रखें कि ये जो कैलकुलेशन है यहाँ तक, चाहे हमने अरिथमेटिक मीन से करना हो, चाहे हमने मीडियन से करना हो, चाहे हमने ज्योमेट्रिक मीन से करना हो, यहाँ तक जो कैलकुलेशन है वो आपने लाजमी करनी है। आगे जो कॉलम बनने जा रहा है, जैसे ये मीन का कॉलम बनने जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू डिमांड आप अमल करेंगे। यानी कि अगर वो आपसे कहता है मीन से हल करें तो आप फिर ये मीन का कॉलम बनाएंगे। अगर वो कहता है यहाँ पे जी मीडियन से हल करें तो फिर यहाँ पे मीडियन का कॉलम बनेगा। अगर वो कहे ज्योमेट्रिक मीन से हल करें तो ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम बनेगा। तो चाहे एवरेज कोई भी यूज करने का वो बोले, ठीक है, वो यहाँ पे यानी कि चेंज हो जाएगी उसके पूछने के मुताबिक। लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं, यानी जो प्राइस रिलेटिव्स है ना, इसका आप याद रखें कि प्राइस रिलेटिव्स जो हैं ये चेंज नहीं होंगे। ये जो भी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये तीनों जो कॉलम है यहाँ तक समझ लें, यहाँ तक ये कैलकुलेशन आपको करना होंगी, आप चाहे जो भी मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं जी कि अब हमारा चूंकि पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो अरिथमेटिक मीन से है, तो इसको अरिथमेटिक मीन से हम हल करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए जी प्राइस रिलेटिव्स बन गए हैं। आपने ये 3 कॉलम बना लिए प्राइस रिलेटिव्स के। अब रेड कलर में जो आंसर्स नज़र आ रहे हैं इन पे आपने फोकस करना है। अब हम निकालने जा रहे हैं जी अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप्ड वाला जो फार्मूला है उसको दोबारा से रिकॉल करें। देखिए उसका तरीका क्या होता है। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आपको रेड में नज़र आ रही हैं। ये वाला 100 है, ये दूसरा 100 है ऑयल के लिए, ये तीसरा 100 है शुगर के लिए। हम सालाना हिसाब से चलेंगे, यानी 2005 को हम मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है, जो 2005 में व्हीट का आंसर 100 आया है प्राइस रिलेटिव यानी कि, और इसी तरह से ऑयल का जो आंसर है वो भी 100 आया है और शुगर का आंसर भी 100 आया है। तो हमने अब इन तीनों कीमतों को यानी इन तीनों आंसर्स को हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, अब हम 100 को जब 3 दफ़ा प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 और हमने इनको डिवाइड करना है जी 3 पे। तो यानी ये कॉलम जो बनने जा रहा है इसमें हम क्या करेंगे, तमाम कीमतों को 3 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो जी इसका टोटल जो है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 100। यानी हमने क्या किया, ये जो रेड में वैल्यूज दी हैं इनको हमने प्लस कर लिया और फिर हमने 3 पर डिवाइड कर लिया। क्यों 3 पर डिवाइड किया? क्योंकि 3 कमोडिटीज हैं, व्हीट, ऑयल और शुगर। इस तरह अगर हमें वो 4 वैल्यूज देता, 4 कमोडिटीज देता, तो फिर हमने 4 कमोडिटीज को 4 पर ही डिवाइड करना था हमने, यहाँ पे फिर 3 पर नहीं करना था। तो अब देखें जी इसमें अगले साल पे चलते हैं 2006 पे। अब देखें फिर 3 वैल्यूज़ हैं, ये 122.22 है, 89.41 है, 115.38 है। तो इनका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और फिर 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली यानी हम ये करते जाएंगे कि जैसे ये 2006 है, तो इसके अंदर हमें जो भी रेड वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इस पूरे रो के अंदर, हम उन तीनों को यानी 3-3 वैल्यूज़ नज़र आएंगी, तो तीनों को प्लस करेंगे और 3 पर तकसीम कर देंगे। तो देखिए जिनको तीनों को प्लस करके और 3 पर तकसीम करके हमें आंसर मिलेगा जी 109 पूरा मिलेगा। ये पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो आ रहा है तो हम इसको 109 ही लिख लेंगे। इसी तरह 2007 में 3 वैल्यूज़ हैं, 155.56 है, 94.12 है, 126.92 है
तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 पर हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 125.53 3 पर डिवाइड कर दिया तो हमें ये आंसर मिला। इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो रो है 2008 वाली, इसमें भी तीनों वैल्यूज को प्लस करना है, यानी जो रेड में नजर आ रही हैं, और इसको हमने 3 पर डिवाइड कर देना है। तो जी हमारा आंसर इसका आ जाएगा 145 पॉइंट, देखिए इसको हमने प्लस किया और 3 पर डिवाइड किया है तीनों वैल्यूज को, तो 145.94। ले जी हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट हो गया है। और एग्जाम के अंदर आमतौर पे वो एक ही टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है, तो जिस मेथड से भी वो पूछे वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आप फर्ज कर लें जी उसने हमें मीन से नहीं बोला था बल्कि मीडियन से बोला था। तो अगर मीडियन से बोला हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले सबसे चेंज तो ये आएगा कि हम यहाँ पे मीन की बजाय यहाँ पे लिख लेंगे जी मीडियन, ठीक है, मीन की बजाय यहाँ पे हम लफ्ज लिख लेंगे मीडियन का। और अब हमने क्या करना है, हमने आना है अपने आंसर्स पे वंस अगेन। अब आंसर्स को हम देखेंगे, आंसर्स पे आएंगे, जो आंसर्स हैं देखें, पहले मीडियन को समझने के लिए मैं दूसरी लाइन पे आता हूँ पहले, क्योंकि 2005 पे अगर आप गौर करें तो वैल्यूज जो है वो सारी 100 ही हैं यहाँ पे। तो 2006 पे आता हूँ मैं, रेड में जो वैल्यूज हैं इन पे गौर करें। अब आपने देखना है कि मीडियन का तरीकाकार क्या होता है, कि मीडियन का मतलब है मिडल मोस्ट वैल्यू, दरमियानी कीमत। यानी अगर हमारे पास देखें जी ये तीन कीमतें हैं 1, 2, 5, ठीक है, तो इनका मीडियन क्या है, 2 है, चूंकि 2 सेंटर में है, यानी वैल्यूज की एक तरतीब होगी, पहले असेंडिंग ऑर्डर होगा, और फिर जो वैल्यू सेंटर में होगी वो मीडियन बनेगी, अगर ये तीन कीमतें हैं, ठीक है। तो चूंकि अब हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, ये रेड के अंदर जो आंसर आपको नजर आ रहे हैं, इन तीनों का अब हमने मीडियन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी गौरतलब है कि जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, ये वाली वैल्यूज हमने जो हल की हुई हैं, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। अब हमारा जो फोकस है वो इन वैल्यूज के ऊपर है, ठीक है, जो रेड के अंदर लिखी है। तो अब जरा गौर करें जी कि आपके पास जो वैल्यूज है 122.22, 89.41 और 115.38, तो इन तीनों में से आपने देखना है सबसे बड़ी कीमत कौन सी है। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा जी 120.22 है जी सबसे बड़ी, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। इसी तरह से हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है तीनों में से, तो वो जारी बात है 89.41 आंसर होगा आपका। यानी सेंट्रल जो वैल्यू है जी वो यहाँ पे बन रही है 115.38, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे इस रो का या इस साल का जो आंसर है वो आ गया मीडियन का 115.38, तो ये मीडियन का आंसर आ गया, ठीक है। कैसे आंसर मिला हमें, कि हमने तीनों वैल्यूज को क्या किया, सबसे छोटी कीमत को छोड़ दिया, सबसे बड़ी कीमत को छोड़ दिया, और उसके बाद जो है जो सेंटर में वैल्यू बन रही थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली लाइन में, यहाँ से मजीद बात क्लियर हो जाएगी। अब देखें जी इन तीनों वैल्यूज को 155.56 है, 94.12 है, 126.92 है। तो बड़ी आसान सी बात है, तीनों को आप जजमेंट करें जी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ताकि हम उसको छोड़ सकें। उसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे अपनी समझ के लिए, पेपर में आप ऐसा नहीं करेंगे। 150.56 जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया, और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू थी ये, सबसे छोटी वैल्यू है जी 94.12, इसको भी हमने छोड़ देना है। तो अब सेंटर में जो वैल्यू बचती है जी वो है 126.92, ठीक है, 126.92, तो ये हमारा जो है मीडियन हो जाएगा 126.92, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सबसे बड़ी वैल्यू है 172.22, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू है जी 111.76, इसको छोड़ देंगे। तो सेंटर की वैल्यू है जी 153.85, ठीक है, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो अब ये जो ग्रीन कलर में मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ये सारी मीडियन की वैल्यूज हैं जी। तो मैं आपको इनको कॉलम की शक्ल में प्रोवाइड कर देता हूँ जी। स्टूडेंट्स, मीडियन के आंसर आपके सामने है जी। इस कॉलम में मैंने अब आपको मीडियन के आंसर दे दिए, ठीक है। तरीका आपने देख लिया था हमने कैसे कैलकुलेट किया है इसको। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। जो तीसरा मेथड है जी हमारा, ज्योमेट्रिक मीन से अगर हमने इस क्वेश्चन को करना हो, तो मैं बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी मेथड से हमने करना हो,
ये जो प्राइस रिलेटिव्स हैं ये हमने सेम यहाँ तक जो है वो हर एक के लिए इसी तरह से बनाने हैं। आगे वाले जो कॉलम है वो क्वेश्चन जो पूछेगा उसके मुताबिक एक कॉलम जो भी वो पूछेगा वो बन जाएगा। तो पहले हमने मीन से किया, फिर मीडियन से किया, अब हम समझने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से समझना है आपने कि कैसे करेंगे हम। तो इसका तरीका ज़रा ख़ास तौर पे जो बच्चे कैलकुलेटर जो है इस्तेमाल करना नहीं जानते इसमें, उस उन्होंने गौर करना है कि कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, ये 100 है, पहली वैल्यू, दूसरी भी 100 है, तीसरी भी 100 है। तो आपने सिंपली कैलकुलेटर पे लिख देना है जी ऐसे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और 3 दफ़ा यानी कि आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो जी ऐसा करने से आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर आंसर जो है वो शो हो रहा होगा। तो आपने इस आंसर को डिसअपीयर नहीं करना है आपने। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर आपके बटन होगा हैट वाला, ये हैट का बटन है। ये हैट का बटन आपने प्रेस करना है और आगे आपने एक ये छोटी ब्रैकेट का बटन है, ठीक है? ब्रैकेट आपने लगानी है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1 डिवाइड बाय 3। ब्रैकेट को बंद करना है और इक्वल का बटन दबाना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा जी 100 वंस अगेन। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया जी 100 पहले साल के लिए यानी 2005 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो क्या है कि आपने इसको 3 पे क्यों डिवाइड किया। 3 पे डिवाइड करने की जो वजह है, आपने इसको 3 पे क्यों डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है जी, इसके ब्रैकेट के अंदर जो हमने वैल्यूज लिखी हैं इस पे आप गौर करें कि हमने 3 पे डिवाइड किया है इसको। ठीक है, तो 3 पे डिवाइड करने की वजह सिंपल है कि हमारे पास 3 कमोडिटीज थी, व्हीट है, ऑयल है, शुगर है। अगर 3 कमोडिटीज हैं, 3 कॉलम है, तो हमने फिर ब्रैकेट में यहाँ पर 3 लिखना है। और अगर यही कॉलम हमारे पास 4 हो जाते तो फिर हमने 3 की बजाय 4 लिखना था यहाँ पे। तो फिर हम इस तरह से लिखते ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते और फिर इक्वल दबाते। तो फिलहाल इस केस के लिए हम 1 डिवाइड बाय 3 लिखेंगे। अब जो आंसर मिल गया है ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। 2006 के लिए देखें, 3 वैल्यूज है, 122.22 है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 89.89.41 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 115.38 से। ठीक है, कैलकुलेटर पे काम आप एक ही दफ़ा में करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और उसी तरह जैसे मैंने बताया एक आंसर मिलेगा आपको। आगे आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, हैट का बटन दबाना है, ब्रैकेट शुरू करनी है, 1 डिवाइड 3 लिखना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और इक्वल का बटन दबाना है। तो ऐसा करने से आपको जी आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट साल में 108.03। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ईयर पे चलेंगे। जो तीनों आंसर हैं 155.56 है, 94.12 है, 126.92 है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कर लेंगे जी उसकी 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसा करने से तीसरा साल है जी उसका हमें आंसर मिल जाएगा 122.94। ज्योमेट्रिक मीन का आंसर मिल गया 122.94। तो 2008 में भी सिमिलर यही काम करेंगे कि जो तीनों आंसर आए हैं 172.22 वाला है, 116.76 वाला है, 153.85 वाला है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कर लेंगे 1 डिवाइड बाय 4। कैलकुलेटर पे काम करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 145.94। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन के आंसर आ गए। तो यहाँ तक जी हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। अब एक सिचुएशन जो है वो डिस्कस करना बाकी है। वो क्या है कि ये 3 कॉलम हमें दिए थे। ठीक है जी, 3 चीज़ें थी, 3 कमोडिटीज़ थी, व्हीट थी, ऑयल है और शुगर है। तो अगर एक कॉलम यहाँ पे और ऐड हो जाए, ठीक है जी, फर्ज कर लें यहाँ पे हमें वो कोई एक और चीज़ दे देता है, लाइक हमें राइस दे देता है। तो इस तरह से हमारे पास कमोडिटीज़ 4 हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मीन कैसे निकालेंगे? देखिए, बाकी कैलकुलेशन सिमिलर ऐसे ही होंगी। राइस का जो कॉलम होगा उसके अंदर जो पहले साल में कीमत होगी 2005 में, यानी कि जो भी कीमत हमें देगा पूरे कॉलम को आप उस कीमत पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो है आपने तमाम जो साल है उन पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है? अब अगली जो सिचुएशन है, अगला जो प्रॉब्लम वो ये फेस करना पड़ेगा जी, इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो उसको आपने गौर से समझ लेना है कि अब यहाँ पे फर्ज कर लें एक आंसर और आ जाएगा हमारे पास। जैसे ये 300 आए थे हमारे पास, अब एक जो है 100 और आ जाएगा। ठीक है? यानी 400 हो जाएंगे। इसी तरह ये वाले जो आंसर हैं 122.22 वाला है, 89.41 है, 115.38 है, तो यहाँ पे एक और आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो आपने क्या करना है, 4-4 यानी आंसर आएंगे प्राइस रिलेटिव्स के, तो आप 4 आंसर्स को प्लस करके 4 पर ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो ऐसा करने से आपको मीन मिल जाएगा। ठीक है? अलबत्ता आपको मीडियन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसको अब आपने ध्यान से समझ लेना है, वो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जी, 2006 की वैल्यूज़ लेके मीडियन को निकालना सीखते हैं, चूँकि 2005 में तो सारे 100 आएँगे, तो 2006 में समझे 122.22 है, 89.41 है और 115.38 है। ये तो होगी 3 वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स निकाले हुए हैं। अब फ़र्ज़ करें एक और राइस होता यहाँ पे कॉलम राइस का, और उसमें वैल्यू आ जाती है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें जी फॉर एग्ज़ाम्पल 120 आ जाती वैल्यू। अब हमारे पास यानी कि ये 4 कीमतें हो जानी थी और इसका हमने मीडियन निकालना था। ठीक है? तो मीडियन का तरीका सीख लें। तरीकाकार वही होगा जो हमने 3 पे अप्लाई किया था। अब आप देखेंगे इन चारों में से सबसे बड़ी कीमत कौन-सी है? तो डेफ़िनेटली आपका आंसर होगा जी 122.22 है। तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे जी सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है? वो है जी 89.41, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। अब बाकी की जो 2 कीमतें बच गई हैं, हमने इनको कर लेना है जी प्लस और कर देना है 2 पे डिवाइड। ठीक है? यानी कि 4 जब कीमतें होंगी तो उसका सिंपल तरीका क्या है हल करने का, कि उन 4 में से जो 2 कीमतें सबसे छोटी यानी और सबसे बड़ी हैं, उनको छोड़ देंगे। दरमियान में 2 कीमतें हमारे पास बचेंगी, उन दोनों को प्लस कर लेना है और फिर आपने 2 पर डिवाइड कर लेना है। जैसा कि इस सिचुएशन में अगर हम बात करें 115.38, हम इसमें अगर प्लस कर लें 120 और फिर इस आंसर को 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा जी 117.69। ठीक है? तो ये अब हमारा 2006 के लिए मीडियन बन जाना था अगर हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स के ये वाले आंसर होते। इसी तरह 2007 है, इसमें एक वैल्यू अगर आप यहाँ पे कोई ऐड कर लें राइस के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी कीमत को छोड़ेंगे, सबसे बड़ी कीमत को भी छोड़ देंगे, दरमियान में 2 कीमतें बचेंगी, दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे। सेम यही अमल हम दोहराएँगे 2008 के लिए। ठीक है जी? तो ये तो बात हो गई जी, अगर 4 कॉलम होते तो हमने मीडियन कैसे निकालना था। अब ये क्वेश्चन रेज़ होता है जी कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास 4 कॉलम है। तो क्या करना है जी, फ़र्ज़ कर लें 2005 मैं ले लेता हूँ, तो डेफ़िनेटली सारे आंसर 100 ही होंगे हमारे पास। तो हम 4 दफ़ा जो 100 है उसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है? इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, एक आंसर मिल जाएगा। आंसर इसलिए नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे वाले जो कॉलम्स हैं ज़ाहिर बात है उनमें आंसर 100 वाले नहीं आएँगे। तो जो भी आंसर आएगा आपने तरीका समझना है कि आपने पावर का बटन दबाना है, ब्रैकेट शुरू करनी है, 1/4 कर देना है और ब्रैकेट को कर देना है जी बंद। फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपको आंसर जो है वो फिर 100 ही मिल जाएगा। तो यानी क्या चेंज आएगा कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 4 प्राइस रिलेटिव्स होंगे, 4 प्राइस रिलेटिव्स होंगे। आप उन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लेंगे और फिर ब्रैकेट में 1/4 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे, तो जो भी आंसर मिलेगा वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है? तो पेपर में यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉलम ही दिए जाते हैं। 3 कॉलम या 4 कॉलम वाली सिचुएशन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई है। अल्लाह हाफ़िज़।